नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जालसाजी से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ ही जालसाजी से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था छलती है या छलने का प्रयास करती है। इसमें दस्तावेजों का फेरबदल भी शामिल है। इन दस्तावेजों के उदाहरण हैं सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे आधार या पैन कार्ड, चेक, शेयर प्रमाण पत्र, इसके साथ ही पेटेंट दस्तावेज, दवा का पर्चा आदि। जालसाजी एक ऐसा अपराध है जिसे सभी राज्यों और केंद्र सरकार ने अपराध का दर्जा दिया है। जालसाजी के अपराध के कई पहलू हैं और किसी को दोषी पाए जाने से पहले सभी को सिद्ध किए जाने की जरूरत है। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी जालसाजी से जुड़े तमाम पहलुओं की आज आपको जानकारी देने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, तो अगर आपका जालसाजी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जालसाजी से जुड़ी अगर कानूनी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो कॉल करें 012061279337 और 012061279338। सर, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों के लिए आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जालसाजी की कानूनी परिभाषा क्या है और क्या ये अपराध है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप विस्तार से समझाएं। जी, देखिए, जालसाजी किसी नेक इरादे से तो कोई करता नहीं है, तो इसलिए निश्चित तौर पर जालसाजी एक अपराध है और न केवल अपराध है बल्कि एक जघन्य अपराध है। जालसाजी की परिभाषा को यदि हम देखें तो जालसाजी एक सफेदपोश अपराध है जो कि आमतौर पर धोखाधड़ी के विशिष्ट इरादे से किया जाता है। अब जालसाजी के अपराध को कारित करने के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं। जो आवश्यक तत्व हैं वो इस प्रकार है। कोई सरकारी दस्तावेज होना चाहिए या फिर कोई ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसके ऊपर लोगों का भरोसा हो। अब यदि इस दस्तावेज को गलत इरादे से या धोखाधड़ी कारित करने के इरादे से यदि किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन किया जाता है जो परिवर्तन उस व्यक्ति को करने की अनुमति नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं वोटर प्रमाण पत्र, जो वोटर पहचान पत्र होता है इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करती है। अब कोई व्यक्ति नाम, पिता का नाम, पता, ये सारी चीजों को छोड़ करके जालसाजी करके अपनी तस्वीर उसके ऊपर छाप देता है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि नाम किसी और का है और तस्वीर किसी और की है, ये ठगी के मकसद से या धोखाधड़ी के मकसद से एक दस्तावेज तैयार किया गया है ना। तो इस प्रकार के जो भी कृत्य होते हैं जो धोखाधड़ी के मकसद से किए जाते हैं और उस मकसद को पूरा करने के लिए किसी प्रकार के किसी दस्तावेज के साथ में भौतिक रूप से छेड़छाड़ की जाती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी यदि छेड़छाड़ की जाती है तो वो जालसाजी का अपराध होता है। जी सर, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कानूनी कार्रवाई किस तरीके से कैसे करें, इसके साथ ही वेबसाइट हैक हो जाना, बैंक अकाउंट हैक हो जाना, इन सब के बारे में भी आपसे यहाँ समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल रेशु जी, देखिए, आज के समय में जिस प्रकार से तकनीक का विकास हुआ है, विशेष करके इंटरनेट और बाकी नेटवर्क से संबंधित तकनीकों का, तो इन तकनीक का उपयोग कर करके ऑनलाइन फ्रॉड भी जो है काफी बड़े लेवल पर आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि काफी वृहद स्तर पर ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं जिनमें
ऑनलाइन फ्रॉड और जालसाजी भी शामिल है। तो इसके लिए साइबर क्राइम की एक शाखा है जिसको स्थापित किया गया है, जो स्पेशलाइज्ड है इस प्रकार के अपराधों से निपटने में। अब यदि किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जैसे कि वेबसाइट हैक हो जाना या बैंक अकाउंट हैक हो जाना या फिर टेलीफोन पर किसी प्रकार का झूठा आश्वासन या प्रलोभन दे करके पैसे जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेना, इन सब तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ यदि विक्टिम जिनके साथ में फ्रॉड हुआ, वे यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में उतने निपुण नहीं है या उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई या परेशानी आ रही है, तो वे टेलीफोन के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हर किसी को ध्यान देना होगा। देखिए, समय समय पर आरबीआई या अलग अलग विभाग जो हैं, वे बहुत सारे विज्ञापन भी चलाते हैं रेडियो और टीवी के माध्यम से, जहां पर लोगों को बताया जाता है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन इसके बावजूद आम जनता जो है कहीं ना कहीं लापरवाही कर जाती है और ठगी का शिकार हो जाती है या ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि पहले तो आप सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता ही आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन मान लेते हैं कहीं आपके सतर्कता में चूक हो गई और शिकायत दर्ज कराने की नौबत आ जाती है, तो सबसे पहले देखिए, आनन फानन में कभी भी शिकायत दर्ज कराने ना जाएं। सबसे पहले तो आप ये स्थापित करें कि आपके साथ में ये फ्रॉड किस तरीके से हुआ। जो उससे जरूरी जानकारियां हैं या दस्तावेज हैं, जैसे कि किस नंबर से आपको फोन किया गया, वो फोन नंबर उसको आइडेंटिफाई करें। यदि आपके बैंक अकाउंट को हैक करके आपके बैंक से पैसे चोरी किए गए हैं, तो अपने बैंक के स्टेटमेंट्स उनको आप निकाल करके रखें और इन दस्तावेजों को लेकर के ही आप कंप्लेंट दर्ज कराएं। ऐसे में क्या होगा, आपकी कंप्लेंट जो होगी वो स्पष्ट होगी, उस पर एजेंसियों को भी कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। तो इसलिए जो जरूरी दस्तावेज है उनको अवश्य इकट्ठा करें, उसके बाद ही शिकायत दर्ज कराएं। जी सर, कई और चीजें इस विषय से संबंधित हैं जो हम आपसे समझना यहाँ पर चाहेंगे। सर, फर्जी तरीके से भूमि बेनामी या जालसाजी होने पर क्या कुछ कर सकते हैं, इसके साथ ही किस तरह की सजा का प्रावधान और क्या कुछ जुर्माना है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, फर्जीवाड़े में ये भी बड़े ही व्यापक स्तर पर देखा गया है कि बहुत सारी संपत्तियां हैं जहां संपत्ति मालिक को ही पता नहीं होता कि उनकी संपत्ति बेच दी गई है। और जालसाज जो होते हैं वे हर प्रकार से जो भी आवश्यक दस्तावेज है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारे दस्तावेज तैयार करके और रजिस्ट्री कर देते हैं या करा लेते हैं। यदि ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न होती है, तो सबसे पहला कदम तो ये उठाएं कि रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर के आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है संपत्ति का उसको रद्द कराने के लिए आवेदन दायर करें। ये एक कदम हो गया। अब केवल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को रद्द करा लेना इतना काफी नहीं होता, क्योंकि जब तक दोषियों को सजा नहीं दिलाई जाएगी तब तक ऐसे लोग, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। जी। तो रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के आवेदन देने के अलावे सिविल केस और साथ ही साथ क्रिमिनल केसेस भी दायर कराए जा सकते हैं। सिविल केस ये कहते हुए दायर कराया जा सकता है कि जो भी सिविल कोर्ट है, दीवानी न्यायालय है,
वह निषेधाज्ञा पारित करे या फिर यह घोषित करे कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। जो धोखाधड़ी के तहत हस्तांतरण किया गया है उसको रद्द करने की मांग भी दीवानी न्यायालय में की जा सकती है जी। साथ ही साथ संपत्ति के विभाजन या अन्य जो भी उससे संबंधित राहत है वो सभी जो है सिविल कोर्ट में सिविल लिटिगेशन के तहत मांगे जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे अपराध इनके संकेत मिलते हैं, मान लेते हैं कोई दस्तावेज नजर आ जाए है ना, जो कि जालसाजी के तहत तैयार किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के समक्ष जाकर के जो है शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और उस शिकायत के तहत भी जो है क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है जी। अब सजा की अगर बात करें तो यदि ये साबित हो जाता है कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कराया गया है तो जो अपराधी है, अपराधी को 7 साल तक की कैद और साथ ही साथ उसके ऊपर या जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर सिर्फ जुर्माना लगा करके भी छोड़ा जा सकता है। ये निर्भर करता है अपराध की गंभीरता के ऊपर। अपराध कितना गंभीर है उसके आधार पर या तो 7 साल की सजा या फिर केवल जुर्माना या फिर सजा के साथ जुर्माना, दोनों ही सजा दी जा सकती है जी। सर, इसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, धारा 420 जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी हैं, सुनते हुए आए हैं, लेकिन इसको विस्तार से यहाँ पर समझाएं। इसके साथ ही जालसाजी मामले में कैसे इसके तहत कार्रवाई की जाती है और क्या इसमें बेल मिल सकती है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल रेशु जी, 420 वास्तव में ये एक बहुत ही बहुचर्चित धारा है और शायद ही कोई ऐसा होगा जो धारा 420 नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनकी सुविधा के लिए मैं बताता हूँ। भारत में जो है धोखाधड़ी और जालसाजी के कृत्य जो है ये धारा 420 के साथ में जुड़े हुए हैं। भारतीय दंड संहिता में ये कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी दूसरे की संपत्ति को अपने पास में डिलीवर किए जाने के लिए प्रेरित करता है तो ऐसे कृत्य को धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रेरित माना जाएगा और इसके लिए जो प्रावधान है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में दिया गया है। आमतौर पर जो भी मकसद होता है वो ये होता है कि किसी भी प्रकार से, है ना, बेईमानी और धोखाधड़ी करके किसी भी प्रकार दूसरे की संपत्ति या कोई भी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या चल या अचल संपत्ति कोई भी हो सकता है उसको अपने कब्जे में ले लेना और उसको अपने लाभ के लिए उपयोग करना गलत तरीके से। अब यहाँ पर जो इसके तत्व है इस अपराध के, इसमें ये शामिल है कि कोई भी व्यक्ति जो दावा कर रहा है वह दावा झूठा होना चाहिए और उस झूठे दावे पर भरोसा करके दूसरे व्यक्ति ने अपनी संपत्ति हस्तांतरित की हुई हो। साथ ही साथ जो व्यक्ति दावा कर रहा है यानी कि जो अभियुक्त है जो दावा कर रहा है उसको स्वयं को पता होना चाहिए कि वह जो दावा कर रहा है वह झूठा है, असत्य है। साथ ही साथ प्राप्तकर्ता को गुमराह करने के प्रयास में अभियुक्त ने पूर्व विचारित द्वेष के साथ झूठे बयान दिए हुए होने चाहिए, जिसमें जो कार्य अभियुक्त कर रहा है उसमें जो है परहेज करने के लिए राजी होने का अवसर न दिया गया हो जिसकी संपत्ति छीनी जा रही है जी, है ना। और साथ ही साथ इसमें जो है मेंटालिटी, इंटेंशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो झूठा दावा किया हुआ होना चाहिए उसके पीछे की मानसिकता जो है, जो इंटेंशन है वो गलत होना चाहिए, वो नुकसान पहुंचाने की मानसिकता का होना आवश्यक है जी। तो यदि ये 5 तत्व एक साथ आते हैं तो धारा 420
के तहत अपराध कारित हो जाता है। और इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति इस अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई सबसे पहले तो पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करके फिर इसकी शुरुआत की जाती है। आवश्यक छानबीन के बाद में न्यायालय में भेजा जाता है जहां पर ट्रायल चलता है और ट्रायल समाप्त होने के बाद में यदि व्यक्ति जो है दोषी साबित हो जाता है तो उसको 7 साल तक की अवधि के लिए सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जी। ये एक गैर जमानती अपराध होता है, इसलिए यहाँ पर जमानत जो है वो अधिकार के तौर पर नहीं क्लेम किया जा सकता। इसमें जमानत मिलना या जमानत दिया जाना या नहीं दिया जाना यह पूर्ण रूप से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। और आज के विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कॉल कर सकते हैं। जालसाजी से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हमें दे रहे हैं अधिवक्ता नवीन पांडे जी। सर, क्या फ्रॉड से पीड़ितों को आरोपी कंपनी से मुआवजा मिल सकता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, जहां तक फ्रॉड से पीड़ितों को आरोपी कंपनी से मुआवजा मिलने का अधिकार है या जो प्रावधान है, इसके लिए हमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 को देखना पड़ेगा। धारा 357 में ये कहा गया है कि जब भी कोई न्यायालय किसी भी आरोपी व्यक्ति के ऊपर किसी जब दंड जो है वो लगाती है तो सजा के साथ साथ यदि जुर्माने का भी प्रावधान न्यायालय करता है तो जो जुर्माना प्राप्त होता है उसको किस प्रकार से उसका उपयोग करना है। इस धारा में यह कहा गया है कि जो जुर्माना आरोपी जमा कराता है न्यायालय में, उसको यदि कोई ऐसा अपराध हुआ है जहां पर चोरी का मामला हो या किसी संपत्ति के क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का मामला हो या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला हो या चीटिंग का या फिर किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी या जालसाजी से किसी संपत्ति को प्राप्त करना या इस प्रकार से प्राप्त की हुई संपत्ति का निष्पादन किया जाना। तो देखिए, जब ये सब अपराध होते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को नुकसान होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी थर्ड पार्टी को भी नुकसान हो जाता है। तो इस सेक्शन के तहत जो सेक्शन 357 है सीआरपीसी में, यहाँ पर यदि न्यायालय चाहे और न्यायालय को यदि ऐसा उचित महसूस होता है तो ये निर्देश पारित कर सकता है न्यायालय कि जुर्माने की जो राशि है वो विक्टिम को दी जाए। और अगर इस प्रकार का ऑर्डर कोर्ट ने पारित किया हुआ है तो विक्टिम को मुआवजा दिया जा सकता है जी। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जो कॉम्पेंसेशन है या जो फाइन कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पे करने के लिए वो पर्याप्त नहीं होता है और उससे जो है विक्टिम को पूरी तरह से कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ये भी आदेश पारित कर सकता है कि जो राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विक्टिम कॉम्पेंसेशन एक्ट के या स्कीम्स जो है चलाई जाती हैं, उनके तहत भी जो है उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि दोनों तरह के प्रावधान है। जो आरोपी है या जो दोषी है उससे भी जुर्माना वसूल करके मुआवजा दिया जा सकता है विक्टिम्स को। और कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर इतना जुर्माना नहीं लगाया जा सकता जिससे कि विक्टिम कॉम्पेंसेट हो जाए। तो इन परिस्थितियों में राज्य सरकार के विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के थ्रू भी मुआवजा दिलवाया जाता है जी। सर, ये तो हुई कंपनी से मुआवजे को लेकर बात। जालसाजी कर प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर सिम हासिल कर और फिर उनके जरिए ऑनलाइन बैंक खाते खोलकर अवैध तरीके से बैंक अकाउंट खोलने पर किस तरह के जुर्माने या फिर सजा का प्रावधान है? रेशु जी, गलत तरीके से सिम प्राप्त करना ये भी आज के समय में बहुत ही वृहद स्तर पे इस तरह के अपराध हमारे सामने आ रहे हैं। इन अपराधों को देखते हुए
जो नए दूरसंचार अधिनियम सन 2023 में लाए गए, इनके तहत धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के प्रतिरूपण के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति सिम कार्ड प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है वह 3 साल तक की कैद या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ। कहने का मतलब यह हुआ 3 साल की कैद के साथ 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है जी। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि अपराध कितना गंभीर है, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि केवल कैद की सजा दी जाए या केवल जुर्माना लगाया जाए या फिर दोनों ही सजा दी जाए अभियुक्त को जी। तो धोखाधड़ी से या जालसाजी करके प्राप्त जो दस्तावेज है उनके आधार पर लिया गया है तो ये सजा है 3 साल तक की कैद, 50 लाख जुर्माना जी। अब आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसे सिम कार्ड्स का उपयोग करके और फिर बैंक में खाते खुलवाए जाते हैं तो वहां पर जो है दूरसंचार अधिनियम के तहत तो सजा मिलता ही है, साथ ही साथ फर्जी दस्तावेज या इनके आधार पर जो बैंक खाते खोले गए इनके लिए जो है भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 468 में प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत व्यक्ति को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है जी। तो ये प्रावधान है इस प्रकार की अपराध के लिए। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।